विभागीय टेंडर में हेराफेरी का आरोप है। सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाने का भी आरोप है। कल एसबीयू ने पटना आवास पर छापेमारी की थी। छापेमारी में फ्लैट से हीरे जेवरात मिले थे और 61 जमीन की डीड भी बरामद की गई थी। फिलहाल ऋषुश्री से पूछताछ की जा रही है। सरकारी टेंडर में फिक्सिंग के खिलाड़ी माने जाते हैं ऋषुश्री, और आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है स्पेशल विजिलेंस यूनिट की तरफ से। बता दें आपको, कल भी टीम पहुंची हुई थी फ्लैट पर, कई लोगों से पूछताछ भी हुआ गया है और अब बता दें आपको काफी कुछ हाथ लगे हैं एसबीयू के। देखिए, कई और अफसर अभी इस जांच के दायरे में आ सकते हैं। बताते चलें आपको, कई और अधिकारियों के बारे में जानकारी मिली है एसबीयू को। 27 मई को पटना के मिठनपुरा इलाके में ये कार्रवाई की गई है और 11 घंटे तक करीब सर्च ऑपरेशन चला है। फ्लैट में से करीब 2 करोड़ के जेवर बरामद हुए हैं, 2.5 लाख रुपए और कई अहम दस्तावेज मिले हैं, जिसमें कि कई संपत्तियों के जमीन के कागजात हैं, कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए गए हैं और काफी कुछ टीम को हाथ लगा है। तो आपको बताते चलें कि जिस तरीके से ऋषुश्री के बारे में जानकारी एसबीयू की थी कि ये बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं जिनके संपर्क में रह करके ये पूरा खेल खेल रहे थे और इसीलिए ये जांच का दायरा अभी आगे बढ़ने वाला है। बता दें आपको, करीब 11 घंटे सर्च ऑपरेशन चला करके ऋषुश्री की पूरी तहकीकात की गई है और काफी कुछ खंगाला गया है। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, सबसे बड़ी खबर इस वक्त की यही ऋषुश्री की गिरफ्तारी हो गई है, एक बार पूरी जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए, इस वक्त हम एसबीयू कार्यालय के बाहर खड़े हैं और यहीं पे ऋषुश्री को जो है वो गिरफ्तार कर रखा गया है। कल देर रात जब एसबीयू की टीम ऋषुश्री के आवास से निकल रही थी तो उसे अपने साथ लेकर के आई, यह कह करके कि कुछ जरूरी दस्तावेज हैं जिसपे आपके सिग्नेचर लेने हैं, और उसके बाद यहाँ पे ऋषुश्री को डिटेन कर लिया गया और अब आधिकारिक पुष्टि जो है वो खुद एसबीयू के जो एडीजी हैं पंकज दराद, जिनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने पुष्टि की है कि ऋषुश्री जो है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। क्योंकि कल एसबीयू की टीम जब इसके घर पे पहुंची थी, फ्लैट पे पहुंची थी, तो वहां से 2 करोड़ से अधिक का जो सोने चांदी हीरे के जेवरात है वो बरामद किया था एसबीयू ने। चांदी के बर्तन जो है वो बरामद किया था, उसके साथ साथ 61 जमीन के डीड बरामद किए थे और उसी के आधार पर जो पूछताछ फौरी तौर पर की गई इसके फ्लैट पे, तो पूछताछ के दौरान माकूल जवाब जो है वो ऋषुश्री देने में असमर्थ रहा और उसके आधार पे ऋषुश्री को गिरफ्तार किया गया है और इसकी पुष्टि पंकज दरार जो एडीजी हैं एसबीयू के, उन्होंने की है और सीधे तौर पे उन्होंने कहा है कि ईडी ने जो पीएमएलए एक्ट के तहत जो मामला दर्ज किया था ऋषुश्री के खिलाफ, उसी मामले में एसबीयू ने एक एफआईआर लॉन्च किया और उसी एफआईआर के आधार पे ऋषुश्री के ठिकाने पर कल जो पटना के फ्लैट पे जो है वो छापेमारी की गई। तलाशी अभियान जो है वो लगभग 11 घंटे लिए गए और 11 घंटे के तलाशी के बाद जो दस्तावेज बरामद हुए, जो जमीन से जुड़े डीड के कागजात मिले, बैंक पासबुक मिले, सोने चांदी हीरे के जेवरात मिले, उसके संदर्भ में जब पूछताछ किया गया तो ऋषुश्री कुछ भी माकूल जवाब देने में असमर्थ रहा और उसके आधार पर उसकी गिरफ्तारी की गई है। फिलहाल पूछताछ चल रही है और आज संभवतः जो है ऋषुश्री को जो एसबीयू की विशेष अदालत है वहां पेश किया जा सकता है, निगरानी की विशेष अदालत में जो है वो पेश किया जा सकता है। लेकिन अभी जो है पूछताछ की कार्रवाई देखिए, सबसे बड़ा सवाल अब यहाँ पर है कि एक ठेकेदार आखिर कितने अफसरों को लेकर डूबेगा। देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि एक ठेकेदार जो है उसके जो है संबंध, उसकी जो नजदीकी है वो कई आईएएस अधिकारियों से थी, चाहे वो हम भवन निर्माण की बात कर ले, चाहे नगर विकास की बात कर ले, चाहे हम स्वास्थ्य विभाग की बात कर ले, तो कई ऐसे विभाग हैं बिहार सरकार के जिसमें सेंधमारी करके अपनी ऊंची पैठ बनाया था ऋषुश्री ने और आईएएस अधिकारियों को भी लाभ पहुंचाता था। साथ ही साथ जो टेंडर होते थे, सरकारी टेंडर, जो राशि टेंडर होते थे उसमें हेराफेरी किया जाता था, कागज में बदलाव करके हेराफेरी करके अपनी कंपनी को वो लाभ पहुंचाता था और उस लाभ के एवज में 8 से 9% जो है उन आईएएस अधिकारियों को, उन दूसरे अधिकारियों को भी लाभ देने का काम ऋषुश्री करता था, जो इनके इस काम में सहयोग करते थे। यानी कि सरकार के साथ धोखाबाजी, ऋषुश्री के साथ ईमानदारी बरतते थे, उनके ऊपर भी अब गाज गिरेगी। ये जो एसबीयू के अधिकारी हैं उन्होंने इस बात की जो है वो पुष्टि की है और सबसे बड़ी बात है कि ईडी ने जो जांच किया,
ईडी की जांच के आधार पे ही जो है एसबीयू अपनी जांच को आगे ले गई। ईडी ने ही जो है पत्र लिखा था एसबीयू को कि आप अपने यहाँ इस केस को लॉन्च कीजिए और उसके आधार पर आगे की छानबीन आप भी कीजिए, हम तो कर ही रहे हैं। लेकिन एसबीयू जो है वो 2025 में इसके खिलाफ एफआईआर लॉन्च की। कल जो है इनके घर पे तलाशी की गई। हालांकि इससे पहले चाहे एसबीयू हो, ईडी हो, वो कई दफा जो है इनके ठिकानों पर, चाहे वो पटना हो, दूसरे राज्य लखनऊ है, दिल्ली है, जयपुर है, राजस्थान है, बेंगलुरु है, कई राज्यों में जाकर करके छापेमारी करने का काम ईडी ने किया था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि इसकी गिरफ्तारी जो है वो अब तक नहीं हुई। कहीं ना कहीं ऊंची धमक, ऊंची पकड़ जो थी, जो इनका ताल्लुकात रहा है आईएस लॉबी में, उसके बल पर ये बचते रहे। लेकिन अंततोगत्वा अब गिरफ्तारी इसकी सुनिश्चित कर ली गई है। खुद इस बात की पुष्टि जो है एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पंकज दराद ने न्यूज 18 से की है और आज संभवतः इससे पूछताछ जो है वो पूरी होगी। पूरी होने के बाद जो है ऋषि सूरी को निगरानी की विशेष अदालत में प्रोड्यूस किया जा सकता है, न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। आगे भी रिमांड पर जो है एसबीयू लेगी। एक आध आईएएस का नाम सामने आया है क्या जो इनकी मदद करते थे इन सब टेंडर फिक्सिंग में? देखिए, 2 आईएएस का नाम आया है। वैसे तो कई आईएएस हैं जो जांच के दायरे में ईडी के रहे हैं, लेकिन जो जानकारी ईडी के अनुसंधान के दौरान सामने आई थी उसमें 2014 और 2017 बैच के जो आईएएस अधिकारी हैं, इन दोनों के नाम सामने आए थे, जिनके बारे में हम बताते चले कि 2014 बैच की जो आईएएस अधिकारी हैं अभिलाषा कुमारी शर्मा, इनके पूरे परिवार को विदेश यात्रा कराने का काम ऋषि सूरी ने किया था। उसके साथ साथ 2017 बैच के आईएएस अधिकारी योगेश कुमार सागर जो है, इनके भी पूरे परिवार को विदेश टूर कराने का काम जो है वो ऋषि सूरी ने किया था। इनके अलावा भी कई और आईएएस अधिकारी हैं जो जांच के दौरान ईडी ने पाया कि इन लोगों को लाभ पहुंचाने का काम ऋषि सूरी ने किया है, जिसके प्रमाण ईडी के पास हैं। और अब उसके आधार पर उन आईएएस अधिकारियों पर भी गाज गिरनी लगभग तय मानी जा रही है, जो इनको लाभ पहुंचाने का काम करते थे, अपनी निजी स्वार्थ साधते थे और ऋषि सूरी को लाभ पहुंचा करके सरकार के राजस्व को नुकसान पहुंचाते थे। इस मामले को लेकर के काफी गंभीर जो है वो ईडी थी और ईडी की जो अनुसंधान चल रही थी, तो कई बार जो है ईडी के जो ज्वाइंट डायरेक्टर हैं जो पटना में बैठते थे, उन पर दबाव भी दिए जा रहे थे। लेकिन उन्होंने अपने काम पूरे ईमानदारी से करी और पूरी फाइल जो है वो फिर एमएचए को भेजा। एमएचए ने इस मामले को देखा और अब जाकर के जब 2025 में ईडी ने पत्र लिखा एसबीयू को, तो एसबीयू ने 2025 में इस बाबत जो है एक एफआईआर लॉन्च किया। लेकिन उस समय से अब तक कहा जाए तो इस मामले में ईडी की जो जांच है, जिसके आधार पर एफआईआर लॉन्च किया गया था, इस मामले में एसबीयू उतनी सख्त नहीं थी। लेकिन कल अचानक से कह सकते हैं कि एसबीयू ने पूरी प्लान स्ट्रेटजी तैयार करी। पंकज दराज जो एडीजी हैं, उन्होंने एक स्ट्रेटजी बनाई और उस स्ट्रेटजी के तहत उनकी टीम जो है वो ऋषि सूरी के पटना स्थित मीठापुर जकीरपुर थाना क्षेत्र में जो अपार्टमेंट है उस फ्लैट में पहुंचे। 5A जो है अपार्टमेंट का फ्लैट था, तो वहां जाकर और पूरी स्ट्रेटजी के साथ आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया ऋषि सूरी को। और ये अभी तक की सबसे बड़ी जानकारी यही है, लेकिन अभी देखना होगा कि जांच के दायरे में अभी कौन कौन आईएएस अधिकारी आते हैं। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए अमित। और अब आपको बता दें कि देखिए ऋषि सूरी के खेल का द एंड होने वाला है और लगभग हो गया है। ठेकेदार ऋषि सूरी पर आरोप कोई नया नहीं है। एसबीयू ने पिछले साल 30 अप्रैल को यह मामला दर्ज किया और पिछले साल ही ईडी ने ऋषि के कई ठिकाने पर दबिश भी दी। और आपको ये बता दें 51 लाख रुपए तब मिले थे जब ईडी ने तलाशी ली थी पहले, और 2 करोड़ के गहने और 61 सेल डीड बरामद हुए। सरकारी टेंडर के खेल के खुलासे के लिए ईडी जांच कर रही है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में भी ईडी पूरी तरीके से खंगालने में जुटी हुई है। हर लोगों से पूछताछ हो रही है जो लोग ऋषि सूरी को जानते हैं, कनेक्टेड हैं। 2025 में जून और नवंबर में ऋषि सूरी के 9 ठिकाने पर दबिश दी गई और ईडी ने पिछले साल 68 करोड़ 9 लाख की संपत्ति कुर्क की थी। ऋषि ने पटना हाईकोर्ट से राहत की गुहार भी लगाई थी, यानी कि कोर्ट तक ये मामला पहुंच गया और जांच एजेंसी के मामले में हस्तक्षेप से कोर्ट ने हालांकि इनकार किया था। कोर्ट के फैसले के बाद ऋषि पर शिकंजा कसा गया और 27 मई की छापेमारी के बाद ऋषि सूरी को गिरफ्तार कर लिया गया और ये स्पेशल विजिलेंस यूनिट की सबसे बड़ी सफलता होगी। हालांकि अभी देखना होगा कि आगे और कौन लोग इसमें संलिप्त रहते हैं। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। अब इस वक्त की बड़ी खबर, बीडीओ चंद्रमोहन पासवान के ठिकाने पर भी ईओयू ने रेड किया है और यहां पर भी देखिए आय से अधिक संपत्ति का मामला है। इस मामले में 6 ठिकानों पर छापेमारी, 89,13,000 से भी अधिक अवैध
संपत्तियों का खुलासा हुआ है और ज्ञात आय से 81% ज्यादा संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। पत्नी और बच्चों के नाम पर 10 बैंक खाते मिले हैं। इतना ही नहीं, 8 LIC पॉलिसी और लाखों के निवेश के दस्तावेज बरामद किए गए हैं। कई कार और संपत्ति के कागजात जब्त किए गए हैं। दरभंगा, मधुबनी और सीतामढ़ी में EOU की कार्रवाई, कई मकानों और निवेश की अब आगे जांच होगी। बैंक खातों में जमा करीब 10 लाख रुपए फ्रीज किए गए। ग्रामीण विकास विभाग को भी भेजी जाएगी रिपोर्ट। तो देखिए, यहां पर करीब करीब 10 लाख रुपए बैंक खातों में जमा थे, उसको फ्रीज कर दिया गया है। अब यहां पर भ्रष्ट BDO चंद्रमोहन पासवान पर शिकंजा कसा गया है। चलिए बढ़ते खबरों में आगे और अब बात करेंगे एक हादसे की। उमानाथ गंगा नदी का ये मामला है जहां पर नाव पलट गई और इस हादसे में एक छोटे से नाव पर 14 लोग सवार थे और इस दौरान बताया जा रहा है कि गंगा के दियारा इलाके में ये लोग जा रहे थे, तभी दियारा पहुंचने से पहले तेज हवा के चलते नाव पलट गई। ये देखिए, तस्वीर भी सामने आई है और हादसे में सभी लोग गंगा नदी में समा गए। लेकिन शोर मचाए जाने की आवाज सुनकर के आसपास के नाव वाले 7 लोगों को बाहर निकाल पाए। इस हादसे में 2 लोगों की मौत भी हो गई है, जिनका शव बाहर निकाला गया है, जबकि बाकी के 5 लोगों की तलाश अभी भी जारी है। घटना की सूचना मिलते ही बाढ़ के थानाध्यक्ष, CDPO, SDM और अंचल अधिकारी सहित 12 से ज्यादा पुलिस बल मौके पर पहुंच करके राहत कार्य में जुटे। वहीं उमानाथ गंगा घाट पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। घटना को लेकर लगातार प्रशासन की टीम राहत कार्य में जुटी है। नाव समस्तीपुर के मोहिद्दीनपुर के पित्ताश्रय में डूबी। जा रहे थे गंगा पार उपार, तनी कुछ खेती कैले सर जाने गया, लत्ती फत्ती तो सुखिए गया, कुछ नहीं है। ऐसा लहरिया एकदम साफ नहीं पता हो गया, एगो मिला यार नहीं मिला। कितने लोग सवार थे उस पर? ऊपर रहे केगो रहे, 9 गो रहे आदमी, 2 गो मिला है, एगो नहीं मिला है सर। उमानाथ मंदिर के समीप जो गंगा घाट है, वहाँ से कुछ लोग एक छोटे से नाव में सवार हुए हैं, जो कि जो गंगा दियारा क्षेत्र है उस तरफ जाकर वहाँ नाव हवा की वजह से पलटने की प्रथम दृष्टया ऐसी सूचना प्राप्त है। इसके उपरांत 14 लोगों नाव में कुल सवार थे, उनमें से 7 लोग की अभी फिलहाल जो सूचना है उनको बचने की सूचना है और साथ ही 2 डेड बॉडी हमने रिकवर कराया है। अन्य 5 लोग जो अभी तक हमें पता चल रहा है कि वो गुमशुदा है, उसके लिए हमारी स्थानीय जो गोताखोरों की टीम है उनसे हम लोग संपर्क किए हुए हैं और हमारी SDRF की टीम जो है वो ऑन द वे है। अभी जो सूचना अभी कुछ देर पहले ही प्राप्त हुई है, वो लोग भी बहुत जल्दी आकर इस सर्च ऑपरेशन को उमानाथ में जहाँ डेंगी डूबने की सूचना मिली है और डेंगी में कम से कम 10 से 12 की संख्या में सवार लोग थे जो परवल तोड़ने जा रहे थे और सभी लोग बिंद टोली के बताया जा रहा है, जो बाढ़ के उमानाथ के बगल में ही है। अभी SDM गरिमा लोहिया के साथ बाढ़ थाना पूरा पुलिस पहुंचा हुआ है और जो बचे हुए हैं करीब 6 से 7 लोग जो हैं वो बचे हुए हैं। उन्होंने बताया कि अभी 7 लोगों की तलाश जारी है। सबका नाम जो है वो SDM को उसने लिखवाया है और ये जो एरिया पड़ता है जहाँ डेंगी डूबा है वो मोहिद्दीनगर के आसपास में यानी समस्तीपुर जिला का बताया जा रहा है। तो प्रशासन जो है वहाँ जाने की तैयारी कर रही है और SDRF की टीम को भी सूचना दिया गया है ताकि जल्द यहाँ टीम पहुँचे। हालांकि उमानाथ में ये अक्सर देखने को मिलता है कि यहाँ लोग गंगा नदी में डूबते हैं और बार बार यहाँ की जनता मांग करती है कि SDRF की टीम जो है यहाँ बहाल किया जाए, लेकिन काफ़ी दूर होने के पटना सिटी के आसपास या खुसरूपुर में SDRF की टीम होने के कारण पहुँचने में काफ़ी विलम्ब होता है, जिससे बड़ी घटना जो है वो अपना अंजाम दिखा देती है और लोगों को बचाने में काफ़ी समस्या होती है। अनिरुद्ध, न्यूज़ 18 बाढ़। बिहार के नन्हेलाल वैभव सूर्यवंशी ने अपने धमाल से कई विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। महज 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने बल्ले से ऐसा कोहराम मचाया है कि पूरी दुनिया में उनकी चर्चा हो रही है। हर कोई सिर्फ इस बात से हैरान है कि आखिर महज 15 साल का ये बच्चा इतना शानदार परफॉर्मेंस कैसे दे पा रहा है। वैभव ने बुधवार को न्यू चंडीगढ़ में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ IPL 2026 एलिमिनेटर में राजस्थान रॉयल्स के लिए सिर्फ 29 गेंद में 97 रनों की धमाकेदार पारी खेल डाली। वैभव ने 334.48 की जबरदस्त स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की और अपनी विस्फोटक पारी में 5 चौके और 12 छक्के लगाए। इस दौरान एक ऐसा रिकॉर्ड बना डाला जिसे IPL में खेलते हुए अब तक कोई नहीं कर पाया था। वैभव सूर्यवंशी इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में सबसे तेज शतक बनाने के करीब थे। वो क्रिस गेल के 30 बॉल पर बनाई सेंचुरी का रिकॉर्ड तोड़ देते, लेकिन 29वें बॉल पर लगाया शॉट लपक लिया गया। वैभव शतक से चूक गए, लेकिन
डगआउट लौटने से पहले रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करा लिया है। वो एक ही आईपीएल सीजन में 3 बार एक पारी में 10 या फिर उससे ज्यादा छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। हैदराबाद के खिलाफ उन्होंने राजस्थान के लिए 12 छक्के जड़े हैं और इससे पहले वैभव ने 25 अप्रैल 2026 को हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ भी 12 छक्के लगाए थे और 19 मई को जयपुर में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 10 छक्के लगाए थे। तो लगातार छक्के और चौके लगा करके सबके दिलों पर राज करने लगे हैं वैभव सूर्यवंशी और अब वाकई वैभव सूर्यवंशी की फैन फॉलोइंग बढ़ रही है। कई लोग जो क्रिकेट नहीं भी देखना चाहते हैं वो वैभव सूर्यवंशी को देखने के लिए टीवी जरूर खोलते हैं। वैभव सूर्यवंशी ने कई रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं और आने वाले दिनों में और भी शानदार प्रदर्शन वैभव सूर्यवंशी की तरफ से देखने को मिल सकता है। और आज ही सुबह हमने वैभव सूर्यवंशी के नाना जी और पर नाना जी से भी बात किया और उन्होंने बताया कि वैभव बचपन से ही काफी ज्यादा मेहनती था और मेहनत का फल अब मिल रहा है वैभव को। और उसके पूरे परिवार को इस शानदार कामयाबी के लिए बहुत बहुत बधाई। अब तो उसके घर का ननिहाल में भी खुशी का माहौल होना बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि जब कोई बच्चा इतनी मेहनत करके एक के बाद एक क्रिकेट के सुपरस्टार रह चुके खिलाड़ियों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए अपना नाम दर्ज करा रहा हो तो पूरे परिवार रिश्तेदारों का भी सर गर्व से ऊंचा हो रहा है। क्रिकेट में इस तरह का लगातार प्रदर्शन के लिए गजब के अनुशासन, कड़ी मेहनत और फोकस की जरूरत होती है। उसके भीतर एक बेहतरीन खिलाड़ी छुपा हुआ है जो आगे एक के बाद एक सामने आएगा और लोग उसे बधाई देने में जुटे रहेंगे। चलिए बात कर लेते हैं पेट्रोल और डीजल की सप्लाई से जुड़ी हुई खबर की। देखिए, सरकार का कहना है कि देश में पेट्रोल और डीजल की कमी नहीं है। देश पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात कर रहा है। पेट्रोल और डीजल की सप्लाई पूरी तरीके से सामान्य है, ऐसा सरकार कह रही है। केंद्र सरकार ने लोगों से न घबराने की अपील की है। राज्य सरकारें जमाखोरी और स्टॉक पर कार्रवाई करें, केंद्र सरकार का ये कहना है। तो देखिए, जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी हैं उसकी वजह से लोग आरोप लगा रहे हैं कि सप्लाई चेन में रुकावट आई है, स्लो हुआ है सप्लाई चेन। लेकिन सरकार का कहना है कि पेट्रोल की कमी नहीं है, लेकिन जमाखोरी कर रहे हैं लोग, कुछ लोग ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं और इससे बचने की जरूरत है। तो राज्य सरकारों से ये अपील की गई है, जमाखोरी और स्टॉक पर कार्रवाई करें। देश इस वक्त देखिए भीषण गर्मी की चपेट में है और अलग अलग शहरों से आ रही तस्वीरें हालात की गंभीरता भी बयां कर रही है। दिल्ली में लोग गर्म हवाओं से बेहाल हैं, तो भोपाल में दोपहर के वक्त घर से निकलना भी मुश्किल हो गया है। राजस्थान के बूंदी में 45 डिग्री तापमान ने धरती तक फाड़ दी है, जबकि बिहार के मुंगेर में गर्मी लोगों की परेशानियां लगातार बढ़ा रही है। हैदराबाद की जू में जानवरों को बचाने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। छत्तीसगढ़ के कवर्धा और बागपत में ट्रांसफार्मरों को ठंडा रखने के लिए कूलर लगाए गए हैं, जबकि राहत के लिए लोगों की भीड़ शिमला जैसे हिल स्टेशनों का रुख कर रही है। ये कुछ तस्वीरें आप देखिए। देश में गर्मी प्रचंड रूप ले चुकी है। 3rd डिग्री टॉर्चर से लोग परेशान हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी 9 दिन और इसी तरीके से मौसम रहने की संभावना है। नौतपा इस वक्त चल रहा है और ऐसे में टेम्परेचर 45 डिग्री से पार जा चुका है। देश के अधिकतर इलाके इस वक्त भयंकर गर्मी और हीट वेव की चपेट में हैं। दिल्ली एनसीआर में तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। राजधानी का तापमान 43 से 44 डिग्री के बीच झूल रहा है। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी दिल्ली में जल्द मौसम करवट ले सकता है। हालांकि गुरुवार से मौसम में बदलाव के संकेत हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने की संभावना के चलते 28 से 30 मई के बीच हल्की बारिश, गरज और तेज हवाएं चल सकती हैं। दिल्ली में बढ़ती गर्मी के बीच यमुना नदी का जलस्तर लगातार गिरता जा रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि रिवर बेल्ट का ज्यादातर इलाका सूख चुका है। यमुना का जलस्तर करीब 5 फीट नीचे चला गया है। हालात ऐसे हो गए हैं कि वजीराबाद और चंद्रावल प्लांट में 40% तक पानी की सप्लाई घट गई है। नौतपा के बीच कानपुर में भयंकर गर्मी पड़ रही है।
उमस भरी गर्मी के बीच गर्म लू के थपेड़े लोगों को घरों में दुबकने को मजबूर कर रहे हैं। दिन का तापमान 45 डिग्री तक पहुंचने से उमस भरी गर्मी से लोग बेचैन हैं। रिकॉर्ड बीट हो चुका है, तापमान चरम पर है और ऐसे में तापमान 45 डिग्री तक कानपुर में पहुंच रहा है। सड़कों पर सन्नाटा इस बात का गवाह है। जो लोग भी सड़कों में निकल रहे हैं एहतियात के साथ निकल रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, मफलर लगा रहे हैं, गमछा लगा रहे हैं और लोग अधिकतर ये तरल पदार्थ जैसे शिकंजी है, मट्ठा है। बागपत में बढ़ते तापमान और रिकॉर्ड बिजली खपत की वजह से ट्रांसफार्मर ओवरलोड हो रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि बिजली विभाग को ट्रांसफार्मरों पर पानी की बौछार करनी पड़ रही है, जबकि कई जगह कूलर लगाकर उन्हें ठंडा किया जा रहा है। ट्रांसफार्मरों को ओवरहीट होने से बचाने की कोशिश लगातार जारी है। कुछ तस्वीरें आप देख रहे हैं। देश में गर्मी का 3rd डिग्री टॉर्चर लोगों को झेलना पड़ रहा है। ये कुछ तस्वीरें आप देखिए, अलग अलग राज्यों की तस्वीर, जहां एक तरफ लोग गर्मी से परेशान हैं तो दूसरी तरफ कुछ लोग हिल स्टेशन पर इस वक्त डेरा जमाए हुए हैं। बिहार में मौसम के मिजाज में आंशिक बदलाव देखने को मिल रहा है। पूर्वा हवा चलने के कारण मौसम थोड़ा शुष्क बना है। चिलचिलाती धूप और उमस भरी गर्मी से बिहार वासियों ने फिलहाल राहत की सांस ली है। इधर मौसम विभाग के मुताबिक बिहार के 16 जिलों में बारिश होने की संभावना जताई गई है और इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार। बिहार में मौसम के मिजाज में आंशिक बदलाव देखने को मिल रहा है और मौसम विभाग की तरफ से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अगले 2 से 3 दिन तक बिहार में जो चिलचिलाती धूप है उससे लोगों को थोड़ी राहत होगी, आंशिक राहत होगी। और बताते ये चले कि मौसम विभाग की तरफ से जो जानकारी दी जा रही है उसके मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों तक मौसम के तापमान की बात करें, मिजाज की बात करें तो उसमें 2 से 4 डिग्री का जो है गिरावट देखने को मिलेगा। और आज की अगर बात कर ले हम तो आज बिहार के 16 जिलों में बारिश होने की संभावना जताई गई है। 16 जिलों में मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। और मौसम विभाग के मुताबिक अररिया, जमुई, मुंगेर, सहरसा, सुपौल, खगड़िया, पूर्वी चंपारण, सारण, सिवान में जो है मेघ गर्जन और वज्रपात की संभावना जताई गई है। बात अगर किशनगंज, मधेपुरा, पूर्णिया, भागलपुर, बांका, गोपालगंज और कटिहार की करें तो यहाँ पे भारी बारिश की संभावना जो है वो जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र के जो बातें हैं उसके मुताबिक 1 जून तक दिन के अधिकतम तापमान में जो है गिरावट होने की संभावना है। हालांकि अगर हम बात करें आज के मौसम की तो आज अधिकतम तापमान जो है वो 40 डिग्री से ऊपर बताया जा रहा है। और फिलहाल अगर हम कहें तो अगले 3 से 4 दिनों तक मौसम की मिजाज में थोड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। चिलचिलाती धूप से लोगों को राहत मिलेगी। उमस भरी गर्मी जो है वो लोगों को थोड़ी कम परेशान करेगी। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना।